दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आरओ परीक्षा के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों सबसे पहले पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ऑप्शन है धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज के थैलों का प्रयोग। तो सही उत्तर है गरीबी कम करना। दोस्तों आप जान लीजिए, धारणीय विकास या सतत विकास और कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग और वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? 9, 10, 11 या 12? तो सही उत्तर है 11। दोस्तों आप जान लीजिए, अमेरिकी भूगोलवेत्ता J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सही उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का है और ये 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण 86 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो काहिरा, रियो, डरबन या क्योटो? तो सही उत्तर है रियो डी जेनेरियो में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया, जिसे रियो 20 या सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण या वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का? तो सही उत्तर पर्यावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। दोस्तों आप जान लीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं और शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। यहाँ आप देख लीजिए कि पर्यावरण में जो गैसें हैं और उनकी प्रतिशत मात्रा, तो नाइट्रोजन सर्वाधिक 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नियान 0.002%, हीलियम 0.0005% पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ईपीए। तो सही उत्तर ईपीए का पूर्ण रूप हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ईपीए का अर्थ होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण से संबंधित। कथन है कि जीवमंडल एक खुला या विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्राकृतिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, जैवमंडल या बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है।
जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं और ये मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन यानी इनपुट और आउटपुट होता रहता है। और आप जान लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है और ऊर्जा का लगभग 10% भाग ही एक पोषण स्तर यानी ट्रैफिक लेवल से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन चलता रहता है। तो कथन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। पर्यावरण और सतत विकास के बाद आइए पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, आप जानते भी होंगे कि 1935 में एजी टांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की और पारिस्थितिकी नीचे शब्द को सबसे पहले जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसको कि सूक्ष्म आवास कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी यानी पेड़ पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच? तो सही उत्तर है जीव और वातावरण के बीच। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन? तो सही उत्तर भूमंडलीय हेक्टेयर या ग्लोबल हेक्टेयर। दोस्तों, आप जान लीजिए पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल या जैवमंडल। तो सही उत्तर हो जाएगा जैवमंडल या बायोस्फीयर। दोस्तों, बायोस्फीयर या जैवमंडल पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। जैवमंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र है जिसके जैविक और अजैविक दो संघटक होते हैं और अन्य तीनों विकल्पों में पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल के अंतर्गत ही आएंगे। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका कौन सा अनुक्रम सही होगा? आपको बताना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंग्रोव की उत्पादकता सबसे अधिक है, उसके बाद घास स्थल, फिर झील और उसके बाद महासागर आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में सही अनुक्रम मैंग्रोव, फिर घास स्थल, उसके बाद झील, फिर महासागर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश आरओ परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, सागरी पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र या अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र? तो सही उत्तर है दोस्तों सागरी पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय और जलीय तंत्र कहलाते हैं। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उपभाग हैं। सागरी पारिस्थितिक तंत्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य भाग है और यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है। सागरी महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण? तो सही उत्तर है लकड़ी काटना। देखिए, पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में वन उन्मूलन या लकड़ी का काटना प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? आपको बताना है। वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन या जैव मंडल भंडार?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वनों को काटना। आपसे पूछा गया है कि कौन पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो वनों की कटाई जो है पारिस्थितिकी को असंतुलित करती है, न कि संतुलित करती है। आप जान लीजिए वनों को काटना या वनों की कटाई पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता, बल्कि इसे असंतुलित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक? तो सही उत्तर है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में जो इकोसिस्टम है उसमें उच्चतम पोषण स्तर पर सर्वाहारी या ओमनीवोरस होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, जिसमें सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन या सौर ऊर्जा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सौर ऊर्जा हो जाएगा। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी होता है, क्योंकि ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं क्या? परजीवी, वियोजक, उत्पादक या उपभोक्ता? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्पादक। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया या इंटरमीडियरीज का कार्य करते हैं, क्योंकि एक और जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और मृदा से खनिज और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या पीपल? तो सही उत्तर है यूकेलिप्टस। दोस्तों, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है और ये जो भूमिगत जल है उसका बहुत अधिक मात्रा में ये प्रयोग करता है ये पौधा या पेड़ जो है। अगला प्रश्न है, जैव वानिकी या बायोनोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं। जैव वानिकी या बायोनोमिक्स के संबंध में कौन से कथन सही हैं? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, ये सही नहीं है। ये पारिस्थितिकी का पर्याय है, बिल्कुल सही है। और ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जैव वानिकी यानी बायोनोमिक्स शब्द बायो और नोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य जीवन या जीवन से है। नोमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ नियम होता है। तो इस तरह बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम हो जाएगा। जैव वानिकी पारिस्थितिक इकोलॉजी का पर्याय है। ये प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो कि मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके पास हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। स्वपोषी या स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषण स्तर के उत्पादन से होता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए पारिस्थितिक तंत्र में जैविक संघटकों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषी संघटक और परपोषी संघटक। स्वपोषी या ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं।
ये प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं और इनके स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। परपोषी संघटक के अंतर्गत क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता परपोषी जंतु होते हैं जो स्वपोषी पौधे या प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। और द्वितीयक उत्पादकता के रूप में द्वितीयक उपभोक्ता परपोषी जंतुओं का आहार उपलब्ध कराते हैं। तो स्वपोषी जो होते हैं ये स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। बिल्कुल सही। तो जो हरे पौधे होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं और उन पर जो निर्भर होते हैं द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ सकती है या घट सकती है? तो सही उत्तर घटती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? तो आप इसको व्याख्या में देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है और ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब एक ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, यानी हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष पोषण स्तर के मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 15, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, पहला कथन है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। तो सही नहीं है। और वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। ये आपका सही नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा? 1 और 2 ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले के द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संघटकों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित संघटक और परपोषित संघटक। स्वपोषित संघटक जो होते हैं ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उपभोक्ता या कंज्यूमर्स परपोषी जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। वियोजक जो हैं वो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। कारण है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सही उत्तर ए गलत है। ए यानी पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये गलत है क्योंकि पारिस्थितिकी के सभी अवयव चाहे वो जैवीय हों या अजैवीय हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। दूसरा है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित भी होता है और वातावरण से मानव भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ए आपका गलत हो जाएगा लेकिन आर सही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी के जो विविध अवयव हैं पारिस्थितिकी के जो विविध अवयव हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए कथन ए आपका सही नहीं है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, इसकी पुष्टि पिछले दशकों के विभिन्न जो पारिस्थितिक क्रियाएं होती हैं वो उन संबंधी घटनाओं से स्वमेव होती है, इसलिए कारण आर आपका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि जैव विविधता से संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, पशुओं और जंतु जगत सभी की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है कैसे? तो सही उत्तर है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता कहते हैं। याद रखिएगा
किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं और ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। ये संकल्पना व्हिटेकर द्वारा सबसे पहले 1960 में प्रस्तुत की गई थी, जिसे उन्होंने 1972 में व्याख्यायित और परिवर्धित किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, तो कब और कहाँ पर? तो देखिए, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप सभी के लिए। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है और आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है ये कब और कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, जिसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहा जाता है, इसकी स्थापना 2003 में की गई और इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जो जैवमंडलीय निधि है? तो सही उत्तर ये है मन्नार की खाड़ी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि प्रश्नगत विकल्पों में यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्वों में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडलीय निधि कच्छ का रण है, गुजरात में है, जिसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। विकल्प में पूछा गया था आपसे कि यूनेस्को द्वारा प्रमाणित कौन सा सबसे बड़ा है, तो वो आपका यहाँ पर जो यूनेस्को द्वारा हो जाएगा वो मन्नार की खाड़ी था। देखिए, नीलगिरी का क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किलोमीटर, नंदा देवी का 5,860.69 वर्ग किलोमीटर और सुंदरवन का 9,630 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। तो याद रखिएगा, दिसंबर 2002 में भारत की संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रपति ने 5 फरवरी 2003 को इसे सहमति या मंजूरी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना की है। कहाँ पर? देहरादून, चेन्नई, शिलांग या नई दिल्ली में? तो सही उत्तर है चेन्नई में। दोस्तों, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र यानी कि देखिए, सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ यानी सेबपोल की स्थापना चेन्नई के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में की है। इसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता यानी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और क्षमता निर्माण का विकास करना है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? बीजिंग में, कोपेनहेगन में। इसके अलावा देखिए, बीजिंग, कोपेनहेगन, नागोया या न्यूयॉर्क में? तो सही उत्तर है नागोया, जापान में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों का 10वां सम्मेलन नागोया, जापान में 2010 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? आपको बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा जो है आपको बताना है कि कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, यानी कौन सा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन, यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और मीथेन ये ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आते हैं और ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की सीमा के अंतर्गत
जो विकिरण होता है उसका अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाएगा, सही नहीं है। हिम नदी द्रवीभूत होने लगेगी, ये देखिए महत्वपूर्ण है। हिम नदी द्रवीभूत होने लगेगी। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो 2, 3 और 4 आपके सही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि निर्भर हैं। और कारण है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप जान लीजिए ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आप सभी जानते हैं कि पारिस्थितिकी के जो अवयव या घटक होते हैं ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो कथन एक आपका सही नहीं है। और मानवीय क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है और वातावरण से मानव भी प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न या इनके आसपास का इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।